यूट्यूब चैनल शिवम टेक सॉल्यूशंस। दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक है वो एनपीएस के रिगार्डिंग है। काफ़ी सारे हमारे जो क्लाइंट है और काफ़ी सारे हमारे दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि आप एनपीएस पे एक वीडियो बनाइए नेशनल पेंशन स्कीम पे। तो आज हम उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। नेशनल पेंशन स्कीम क्या है, आप देख सकते हो कि इसके वर्ड में ही पेंशन शब्द का उपयोग हो रहा है। तो ये एक पेंशन प्लान है। हमारे ब्लॉग पे भी ये अपडेट हो चुका है, आप वहाँ पे जाके भी उसको आप पढ़ सकते हो, पूरा हिंदी में है, आपको प्रॉपरली समझ में आ जाएगा। तो हम आज थोड़ा डिटेल में इसका एक वीडियो समझते हैं। चलिए, एनपीएस का मतलब है नेशनल पेंशन स्कीम। ठीक है, आप देख सकते हो कि इसके नाम में ही पेंशन शब्द है। तो यह एक पेंशन योजना है, यानी कि यह एक रिटायरमेंट प्रोडक्ट है। ठीक है, अगर आप एनपीएस प्लान लेते हो तो उसमें आपको रिटायरमेंट पे बेनिफिट मिलता है। ओके, या तो आप कुछ पैसा लमसम में निकाल सकते हो और कुछ एन्युइटी यानी कि पेंशन की तौर पे मंथली भी निकाल सकते हो। तो ये एक पेंशन प्लान है जिसमें आप रिटायरमेंट की आपकी जो एज पूरी हो जाती है, रिटायरमेंट का मतलब मेरा है 60 ईयर की एज, वो आपकी पूरी हो जाने के बाद आप उसमें से एक लमसम पेमेंट निकाल सकते हो और बाकी का कुछ अमाउंट जो है वो आपको वहाँ पे ही रहने देना है। एन्युइटी की तौर पे वो अमाउंट का आपको पेंशन मंथली मिलता रहेगा। ठीक है, या फिर आप उसको 70 ईयर के आगे तक बढ़ा सकते हो, 70 ईयर की एज तक आप उसको बढ़ा सकते हो। ठीक है, एक्सटेंशन मतलब इसमें आप ले सकते हो। ध्यान दें, आपको कम से कम 40% जमा राशि के एक एन्युइटी प्लान को खरीदना होगा। ये देख लीजिए, ये यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है। ठीक है, या यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसका जो रेशियो है वो 60-40 का है। विड्रॉल के समय पे 60% आप निकाल सकते हो और 40% आप वहाँ पे रख सकते हो। मतलब सपोज मान लो कि आपका फंड जो है वो 10 करोड़ रुपए वहाँ पे जमा हुआ है, तो आप 60 करोड़ ले सकते हो, 40 करोड़ आपको उसमें ही रहने देने पड़ेंगे। ये एक एग्जांपल है, मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूँ, वैसे इतना कोई इन्वेस्टमेंट करने वाला नहीं है। फिर भी यह योजना को रेगुलेट पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण मतलब कि पीएफआरडीए, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा किया जाता है। जैसे कि इंश्योरेंस सेक्टर को आईआरडीए रेगुलेट करता है, ठीक है, शेयर बाजार को सेबी करता है, ठीक है, बैंकिंग को जो है वो आरबीआई करता है, वैसे ही एनपीएस को जो है वो पीएफआरडीए रेगुलेट करता है। यह योजना सरकारी कर्मचारी और प्राइवेट कर्मचारी दोनों के लिए उपलब्ध है। ठीक है, चलिए अभी हम डिटेल में उसको समझते हैं कि एनपीएस अकाउंट कौन खोल सकता है, कौन नहीं खोल सकता है और कहाँ ये एनपीएस अकाउंट खोला जाता है, उसके रिगार्डिंग हम डिस्कस करेंगे। एनपीएस अकाउंट भारत का कोई भी नागरिक या फिर एनआरआई जिसकी आयु 18 से 65 के ईयर के बीच में है, वह ये एनपीएस अकाउंट खोल सकता है। हालांकि ओसीआई मतलब ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया और पीआईओ मतलब पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, कार्ड धारक और एचयूएफ, ठीक है, एनपीएस खाता नहीं खोल सकते, ये लोग नहीं खोल सकते। ठीक है, एनपीएस के अंतर्गत एक व्यक्ति एक ही एनपीएस अकाउंट खोल सकता है, वो दो अकाउंट नहीं खोल सकता। हालांकि कोई व्यक्ति एक खाता एनपीएस में खोल सकता है और दूसरा कोई अन्य पेंशन योजना में दूसरा खाता खोल सकता है, जैसे कि एलआईसी की पेंशन योजना, ठीक है, अटल पेंशन योजना, उसमें भी आप खोल सकते हैं, लेकिन एनपीएस में वो एक ही खोल सकते हैं। कोई दूसरी पेंशन प्लान वो ले सकता है। एक व्यक्ति उसकी पत्नी, बच्चे, रिश्तेदार आदि के साथ संयुक्त रूप में भी एनपीएस खाता नहीं खोल सकता। दोस्तों ये बात ध्यान रखिएगा, जॉइंट में अगर एनपीएस खाता आप खोलना चाह रहे हो तो वो नहीं हो सकता। एनपीएस अकाउंट आप दो तरीकों से खोल सकते हैं। पहला कि अपनी ऑथोराइज बैंक में खोल सकते हैं और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप ऑनलाइन जाके भी खोल सकते हैं। तो यह ऑथोराइज बैंक को हम पीओपी कहते हैं। पीओपी मीन्स पॉइंट्स ऑफ प्रेजेंस। ठीक है, अगर आप सरकारी कर्मचारी हो तो आपकी ऑफिस में ही ये होता है, या तो नोडल ऑफिस में होता है ये पीओपी, वहाँ पे जाके आप खोल सकते हो। वैसे तो सरकारी ऑफिस में क्या होता है कि जॉब के टाइम पे ही एनपीएस का फॉर्म वहाँ पे भरवा लिया जाता है और आपका एनपीएस अकाउंट खोल दिया जाता है। और प्राइवेट एम्प्लॉय को पीओपी पर जाना होता है, उस पर जाके पीओपी मतलब आप किसी ऑथोराइज पीओपी सेंटर पे भी जा सकते हो, बैंक में भी जा सकते हो। ठीक है, वहाँ पे जाके आपको केवाईसी देना है, फॉर्म भरना है, रजिस्ट्रेशन करवाना होगा
उसके बाद आपको एक पी प्रान जनरेट होगा, मतलब PRAN, परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, जैसे पान नंबर होता है वैसे ही यहाँ पे प्रान नंबर होता है, ठीक है, वो जनरेट हो जाता है। और यह पोर्टेबल होता है। पोर्टेबल मतलब आप जब भी आप जॉब चेंज करते हो, ये प्रान भी चेंज हो जाता है एक कंपनी से दूसरी कंपनी में, ऑटोमेटिक शिफ्ट हो जाता है, आपको कुछ उसके अंदर कोई दूसरा प्रान लेने की ज़रूरत नहीं। अगर ऑनलाइन अकाउंट ओपन करना है तो आपको ये जो वेबसाइट दी गई हुई है enps.nsdl.com, वहाँ पर जाकर आप ऑनलाइन भी उसको खोल सकते हैं और आप साल में 500 रुपये तक वहाँ पे जमा करवा सकते हैं। ये टीयर वन की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। टायर 1 टायर 2 क्या है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। एनपीएस के अंतर्गत सरकारी सेक्टर, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए खोल सकते हो, प्राइवेट स्टेट गवर्नमेंट राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए भी खोल सकते हो, और प्राइवेट सेक्टर जैसे कि कॉरपोरेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए ऑल सिटीजन्स मॉडल, अगर आप खुद अपने लिए एनपीएस अकाउंट खोलना चाहते हो तो भी आप खोल सकते हो। इसमें आपको 2 प्लान दिए गए हुए, देख लीजिए, एनपीएस टीयर 1 और एनपीएस टीयर 2। एनपीएस टीयर 1 जो पूरी तरह से पेंशन प्लान है, ठीक है, लाइक गवर्नमेंट पेंशन, जो पहले गवर्नमेंट पेंशन देती थी वैसा ही है। एनपीएस टीयर 2 जो कि एक इन्वेस्टमेंट की तरह काम करता है, म्यूचुअल फंड की तरह काम करता है, लाइक ये गवर्नमेंट का जो जीपीएफ सिस्टम है वैसे काम करता है। दोनों ही प्लान में आपका पैसा जो है वो इक्विटी, ठीक है, डेप्ट में इन्वेस्ट होता है। इक्विटी और डेप्ट, इक्विटी यानी कि शेयर मार्केट में, और डेप्ट यानी कि कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटी में आपका जो पैसा है वो इन्वेस्ट होता है। इसके बारे में डिटेल में जानने के लिए हम दूसरा वीडियो में बात करेंगे, हम दूसरा एक वीडियो बनाएंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ ये योजना को समझते हैं अच्छी तरीके से, ठीक है। चलिए, तो अभी हम इसके बेनिफिट्स देखते हैं। हायर लॉन्ग टर्म रिटर्न, जैसे कि पीपीएफ और एफडी से अधिक है, ठीक है। टैक्स फ्री रिटर्न, निवेश करते समय पर भी कोई टैक्स नहीं देना है और पैसे निकालते समय भी आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। टैक्स रिबेट, इनकम टैक्स एक्ट। टैक्स रिबेट अब कैसे मिलती है, तो टैक्स रिबेट जो है वो 80CCD 1 के अंतर्गत जो कॉर्पोरेट एम्प्लॉय होते हैं और कंपनी की ओर से कंट्रीब्यूशन होता है तो कुल आय के 10% पर कर कटौती का दावा कर सकते हैं, ठीक है, बेसिक सैलरी के 10% के हिसाब से, जो कि 80C के तहत 1.5 लाख की अधिकतम सीमा के भीतर आती है। तो 80CCD 1 जो है वो 80C के अंतर्गत 1.5 लाख की लिमिट तक ही आता है और ये कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर है, ठीक है। दूसरा है 80CCD 2 के अंतर्गत जो कॉर्पोरेट एम्प्लॉय होते हैं और कंपनी की ओर से कंट्रीब्यूशन होता है तो कुल आय के 10% कर कटौती का दावा कर सकते हैं, जो कि 80C के तहत 1.5 लाख की अधिकतम सीमा के भीतर नहीं आता है, ठीक है। ये एक्स्ट्रा बेनिफिट है। और तीसरा जो है वो 80CCD 1B, इसमें 50,000 तक का अधिकतम टैक्स बेनिफिट मिलता है। यह छूट 1.5 लाख की राहत से अलग है। यह टैक्स बचत केवल एनपीएस में खुद से किए गए निवेश के लिए ही है। अगर आप खुद से निवेश करते हो, अपने आप जाकर आप एनपीएस अकाउंट खुलवाते हो, तो अधिकतम आपको 80CCD 1B में एनपीएस के तहत 50,000 का बेनिफिट मिलता है। तो टोटल यहाँ पे देखा जाए तो आपको 2 लाख का यहाँ पे एनपीएस अकाउंट में बेनिफिट मिलता है। अब सवाल यह है कि हमारा यह पैसा कौन मैनेज करता है, ठीक है। यह हमारा पैसा जो है वो पेंशन फंड मैनेजर मैनेज करते हैं। पेंशन फंड मैनेजर हमारा पैसा मैनेज करते हैं। क्या है ये पेंशन फंड मैनेजर? गवर्नमेंट सेक्टर के कर्मचारी का पैसा ई पेंशन फंड मैनेजर के द्वारा मैनेज होता है, जैसे कि LIC, ठीक है, UTI, LIC, ये सब। और नॉन गवर्नमेंट कर्मचारियों का पैसा जो है वो करती है LIC है, ठीक है, UTI है, उसके अलावा HDFC, ICICI, SBI, कोटक, रिलायंस, बिरला सन लाइफ, ये सब जो है वो नॉन गवर्नमेंट के लिए है। ये सब जो है वो पेंशन फंड मैनेजर है। इन्वेस्टमेंट, जैसा कि हमने आगे आपको बताया था कि आपका पैसा कहाँ इन्वेस्ट होता है। अब आपके पास निवेश के लिए विकल्प है। आप इक्विटी फंड में भी पैसा लगा सकते हो, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में लगा सकते हो, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में भी लगा सकते हो। आपके पास 2 ऑप्शन है, एक्टिव चॉइस और ऑटो चॉइस। क्या है ये एक्टिव चॉइस और ऑटो चॉइस? तो एक्टिव चॉइस जो है उसमें आप खुद डिसाइड करते हो कि आपको कहाँ कहाँ कितने हिस्सों में अपना पैसा इन्वेस्ट करना है। जैसे कि आपको इक्विटी में कितना परसेंटेज करना है, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में कितना करना है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में कितना करना है, ठीक है।
तो एक्टिव चॉइस लेते हो तो आप इक्विटी में अधिकतम 75% तक का पैसा लगा सकते हो, ठीक है। इक्विटी में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो 100 में से 75% तक आप लगा सकते हो। मतलब अगर आप रिस्क ज़्यादा लेना चाहते हो तो 75% तक आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। बाकी आप 50% भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि उसमें 75 ही करना है, 50, 40, 30 जितना आप करना चाहते हो, पर मैक्सिमम 75 है। बाकी का 25% आप कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटी में अलॉट हो जाता है, ठीक है, उसमें आप कर देते हो। दूसरा ऑप्शन ये है कि ऑटो चॉइस का ऑप्शन है, जहाँ पे क्या होता है कि ऑटो चॉइस में जहाँ पे आपकी आयु के हिसाब से जो फंड मैनेजर होते हैं वो एक चार्ट बना के देते हैं आपको, जिसमें आपके एज के हिसाब से कौन से फंड में कितने % निवेश करना है उसकी इन्फॉर्मेशन होती है। अगर आपकी आयु 30 से 35 के भीतर है तो फंड मैनेजर आपको इक्विटी फंड में 75% तक ही पैसा लगाने का सुझाव दे सकते हैं। आपका अगर एज कम है तो वो रिस्क ज़्यादा लेने को आपको बोल सकते हैं, ठीक है, ऐसा आपको एक चार्ट बना के देते हैं। तो ये 2 ऑप्शन हैं। और एक बात बता दूं कि आप आपके फंड मैनेजर 1 साल के अंदर बदल सकते हैं। 1 साल के अंदर आपको अगर आपका फंड मैनेजर बदलना है तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। दूसरा, ऊपर बताई गई एक्टिव चॉइस और ऑटो चॉइस भी आप साल में 2 बार बदल सकते हो। मतलब आपको अपने हिसाब से चॉइस करना है तो आप कर सकते हो एक बार, दूसरी बार भी आप उसको बदल सकते हो, आप ऑटो चॉइस भी ले सकते हो, तो 2 बार आप उसको चेंज कर सकते हो। और एसेट एलोकेशन भी आप 2 बार कर सकते हो साल में। तो ये था, चेंजेस भी कर सकते हो उसमें, उसका क्राइटेरिया भी मैंने आपको बता दिया। पार्शियल विड्रॉल, इसमें आपको कोई गंभीर बीमारी हो जाने पर या बच्चों की पढ़ाई के लिए रिटायरमेंट तक आप 3 बार ही पैसे निकाल सकते हो। मतलब आपने जब इन्वेस्टमेंट किया उससे रिटायरमेंट की एज तक, उसके बीच में जो भी 25 या 35 साल है, 35 ईयर है, उसमें आप सिर्फ 3 बार ही आप पैसा निकाल सकते हो। और आप अपने ओर से कुछ निवेश का, अपने ओर से जो निवेश किए गए हैं उसका 25% तक ही आप इससे निकाल सकते हो। मतलब आपका एम्प्लॉयर जो इन्वेस्ट करता है वो पैसा आप नहीं निकाल सकते, आपने खुद से इन्वेस्ट किया है, अपने पैसे लगाए हैं, उसमें से भी आप 25% तक ही पैसा निकाल सकते हो। अब बात करते हैं एनपीएस टायर 2, ठीक है, एनपीएस टीयर 2 जो एक इन्वेस्टमेंट की तरह काम करता है, लाइक गवर्नमेंट पीपीएफ। आप इसमें कितना भी पैसा डाल सकते हो, ठीक है, और ज़रूरत पड़ने पर कितना भी पैसा निकाल सकते हो, इसमें कोई ऐसा वो नहीं है, पाबंदी नहीं है। और एक खास बात कि आपको एनपीएस टीयर 2 में कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है दोस्तों, ठीक है। 80 जो हमने टैक्स बेनिफिट देखा था 2 लाख का, इसमें कोई टैक्स बेनिफिट नहीं होगा, ये टैक्सेबल, ये एक म्यूचुअल फंड की तरह काम करता है। दूसरा, एनपीएस टीयर 1 अकाउंट ओपन होने के बाद ही आप टीयर 2 अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो जब आपको टीयर 1 अकाउंट आपका ओपन होगा उसके बाद ही आप टीयर 2 अकाउंट ओपन कर सकते हो, उसके अलावा आप डायरेक्टली टीयर 2 अकाउंट ओपन नहीं कर सकते। टीयर 2 एनपीएस अकाउंट खुलवाने के लिए मिनिमम 1000 रुपये आपको जमा करने होंगे। उसके बाद आप साल में कितना भी जमा करवा सकते हो, लेकिन ईयरली आपको 1000 तो जमा करना ही होगा। तो ये था दोस्तों एनपीएस बेसिक जो था, मैंने आपको सब कुछ बता दिया कि एनपीएस क्या है, कैसे काम करता है, ठीक है, किस तरीके का इसका इन्वेस्टमेंट है, ये पेंशन फंड है तो किस तरीके से ये पेंशन फंड काम करता है, कितना आपको रिटायरमेंट के बाद लमसम कितना निकाल सकते हो, 60% लमसम निकाल सकते हो, और 40% का आपको एन्युटी प्लान खरीदना होगा, ठीक है, जिसपे आपको मंथली पेंशन मिलता रहेगा। तो ये एक एनपीएस है, एनपीएस का पूरा वीडियो था। अगर वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ठीक है दोस्तों। सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है, मैं आपका जो भी सवाल है उसका आंसर ज़रूर दूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय।